नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए हमारे स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज विश्व हृदय दिवस है, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। दिल हमारे शरीर का पावर इंजन है। बिना दिल के एक पल भी रहना मुश्किल है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने और अपनों के दिल का खास ख्याल रखें। दिल मजबूत कैसे बनेगा, हेल्थी हार्ट के लिए क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन से वो लक्षण हैं जिनके दिखते ही डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास और एक्सपर्ट पैनल जुड़ रहा है और इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखिए आज वर्ल्ड हार्ट डे है और जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि दिल का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अपने दिल को कैसे मजबूत रखें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डाइट से लेकर एक्सरसाइज, स्ट्रेस की बात की जाए, स्मोकिंग की बात की जाए, ये तमाम अलग अलग जो विषय हैं इन पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, चलिए उनका रुख करते हैं। डॉक्टर असित खन्ना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चीफ कार्डियोलॉजिस्ट है यशोदा हॉस्पिटल से। डॉक्टर भारत दुबे जी जुड़ गए हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है अपोलो मेडिक्स से। और चलिए सबसे पहले चलते हैं हम डॉक्टर असित जी के पास। डॉक्टर असित जी, देखिए आज वर्ल्ड हार्ट डे है, हम सभी से जुड़ा हुआ ये मामला जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस सेशन में हम जो अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाले हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है, चूंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो हम अपने और अपने जो खास है उनके दिल का ख्याल कैसे रखें? देखिए, सबसे पहले इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है खान पान, दूसरा होता है रहन सहन, और तीसरा जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दैट इज अर्ली डिटेक्शन, रेगुलर चेकअप्स। खान पान बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें संक्षिप्त में बोलूंगा तो सात्विक जीवन शैली और सात्विक भोजन। सात्विक भोजन मतलब कम तेल, कम नमक, कम से कम चीनी, बाहर का ना खाना, प्रिजर्वेटिव युक्त खाना न खाना, और ईटिंग आउट की जो हैबिट्स है वो ना करना, फास्ट फूड, जंक फूड ना खाना। और दूसरी तरफ हो गया जीवन शैली, योग, व्यायाम, 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे। ये दो मेन पहलू है। और तीसरा मेन पहलू जो मैंने बताया दैट इज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, दैट इज अर्ली डिटेक्शन एंड रेगुलर चेकअप्स। आप अगर रेगुलर चेकअप्स कराते रहेंगे तो आप बीमारी जल्दी पकड़ पाएंगे। रेगुलर चेकअप्स के साथ साथ अवेयरनेस from media like yourself, and awareness by regularly contacting your doctors even if you don't have a disease। आपको लगता है कि आप ठीक है लेकिन फिर भी रोकथाम के लिए। तो संक्षिप्त में तीन चीजें, खान पान, रहन सहन और अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन। चलिए दोबारा आपके पास आएंगे, डॉक्टर भारत जी का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भारत जी, देखिए बड़ी अच्छी चीज़ें डॉक्टर असित जी ने बताया कि किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है, लेकिन कई दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि इन सब बातों का हम ध्यान तो रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी हमें दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती, हार्ट अटैक भी कभी कभी आ जाते, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है, इसका मूल कारण समझने की जरूरत होती है। हार्ट अटैक्स हो सकते हैं सबको, लेकिन उसके रिस्क फैक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में जैसे हम कहते थे कि साहब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी मतलब चर्बी का ज्यादा होना, ये सब बहुत मूल कारण है। लेकिन जो रीसेंट चेंज ऑफ ट्रेंड्स है वो ये देखा गया है कि स्ट्रेस, जैसे अभी डॉक्टर असित ने भी बताया, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस और वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको कि हमको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी के फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, ब्लड रिलेटिव्स की बात हो रही है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तब ऐसे व्यक्तियों को 40 की एज के बाद और मे भी पहले हमको बड़ा कॉशियस होना चाहिए और हमको रेगुलर चेकअप कराने चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि साहब रेगुलर चेकअप क्या? देखिए, हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए जो इको, जैसे बहुत गलत फहमी लोगों को होती है कि साहब इको करा लिया, इको बिल्कुल नॉर्मल है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इकोकार्डियोग्राफी एंड अ हार्ट ब्लॉक, लेकिन ब्लॉकेज
तीनों नसों के ब्लॉकेज के साथ भी इको नॉर्मल हो सकता है। ये लोगों को समझना बहुत अनिवार्य है। केवल एक चीज जो कि सबको ये बता सकती है कि हमारी हार्ट की नसें ब्लॉक नहीं है, वो है एक ट्रेडमिल टेस्ट की एक्सरसाइज। और अगर ट्रेडमिल टेस्ट आपने करा, जो कि एक बेसिकली ट्रेडमिल पे चढ़ा के एक ब्रूस प्रोटोकॉल पे टेस्ट किया जाता है और ईसीजी के साथ, तो उसमें अगर हार्ट के ब्लॉकेजेस दिखते हैं तो तब हमको ऐसे मरीजों को एंजियोग्राफी के लिए सब्जेक्ट करना होता है। अब दूसरा एक मूल चीज आती है यहाँ, जब बहुत से हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि साहब एंजियो हो गया, और एक हमको सबको ये मालूम होना चाहिए कि 3 मेन नसें होती हैं हार्ट की। अगर इन 3 नसों में 1 या 2 नस बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है छोटे सेगमेंट में, तब तो एंजियोप्लास्टी और स्टेंट करना चाहिए। लेकिन जब 3 नसें सिग्निफिकेंटली ब्लॉक्ड रहती हैं, तब जो बाईपास किया जाता है उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर मच मच बेटर। तो इसलिए बाईपास से लोग जैसे डरते हैं, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं होती। बाईपास लॉन्ग टर्म आंसर है। फॉर 20 to 25 years आफ्टर वन ऑपरेशन कुछ ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको यह समझना है कि बाईपास में नस से नस जोड़ी जाती है। बाईपास में हम नस के अंदर कोई एक फॉरेन मटेरियल नहीं डालते हैं, जो कि जिसमें कि खून का थक्का जमने के लिए हमको दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो चलिए, बड़ी अच्छी चीज़ें बताई डॉक्टर भारत जी, हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और कंचन खुराना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। कंचन जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि हम यही कहते हैं कि आज के समय में हम देखते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, खान पान में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर दिल के मरीज़ है तो किस तरीके से डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें खाना चाहिए, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, आजकल हमारे साथ जो दुविधा है वो ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और बहुत ज्यादा शुगर अपनी डाइट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन थोड़ा सा कम करें, शुगर का सेवन थोड़ा कम करें, तो हमारी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है। हम लोगों का जो श्रम है वो बहुत है, फिजिकल लेबर हम लोग उतना नहीं करते। ज्यादातर लोग ऑफिस में सिटिंग जॉब, जैसे हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ज्यादातर रहने की वजह से हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट। कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करने की जरूरत है, स्टार्च का सेवन कम करने की जरूरत है। मार्केट से आप जो भी प्रोडक्ट्स ले, प्लीज उनके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें। उसके पीछे आप देखेंगे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होगा कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना है, स्टार्च इसमें कितना है, शुगर इसमें कितना है, और फाइबर इसमें कितना। जितना ज्यादा हम फाइबर अपनी डाइट में बढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, उतना अच्छा हमारा हार्ट रह सके। तो चलिए, अच्छी चीज़ आपने बताई कंचन जी। हम क्योंकि अपनी बात करें तो हम कई दफ़ा मार्केट जाते हैं तो हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते, बस हमें जो पसंद आता है हम ले आते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनको अगर नहीं पता है तो भाई इस चीज़ को आप पॉइंट नोट आउट कर लीजिए कि आप जब भी कोई सामान खरीदने के लिए जाए, पैक्ड आइटम आप लेने के लिए जाए, तो इंग्रेडिएंट्स आप ज़रूर देखें। चलिए, डॉक्टर असित जी का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर असित जी, अक्सर हम देखते हैं कि अभी की जो हमारी लाइफस्टाइल है, अगर हम वर्किंग प्लेस पे या हम घर पर भी है, तो कभी कभी ये होता है कि हमारे सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो हम समझे कैसे कि ये सामान्य है या फिर हार्ट अटैक के लक्षण ही तो नहीं है? जी, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये आम जनता तक जाए। 4-5 चीजें नोट करना जरूरी है। सबसे कि जो कार्डिनल सिम्टम है चेस्ट पेन, ये अगर चुभन, सुई, नोक जैसा, पेन की टिप जैसा होगा। मेन चीज, अगर आपका चेस्ट पेन हार्ट से होगा तो सेंट्रल चेस्ट पेन हो सकता है, उसके साथ पसीने आएंगे, सांस फूल सकती है, उसका जो पेन है वो बाएं बाजू में जा सकता है, दाएं में भी जा सकता है, और गले में जबड़े तक आ सकता है। अगर पेन जैसा, पिन जैसा, नोक जैसा, भाले जैसा, पिन प्रिक टाइप, शार्प शूटिंग पेन जो गहरी सांस से बढ़ता है, ये हार्ट से नहीं हो सकता जनरली।
इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स देखे जाते हैं, इसके साथ साथ क्या चीज इसको बढ़ा रही है, क्या चीज इसको घटा रही है, वो देखा जाता है। पेशेंट से पूछते हैं कि भाई चलने से बढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ने उतरने से बढ़ रहा है, साइकिल चलाने से बढ़ रहा है, या 10 किलो उठाने से बढ़ रहा है, और रेस्ट करने से घट रहा है। आप आराम करते हैं तो घट जाएगा, तो ये दैट इज वेरी स्पेसिफिक कि ये हार्ट है। और है तो वो ऐसा बैठे भी होगा, मौसम बदलने से होगा, धूल मिट्टी में होगा, ठंड से होगा, दही चावल खाने से हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। बट हार्ट का जो ब्रेथलेसनेस होगी वो सिर्फ चलने से होती है या सीढ़ी चढ़ने उतरने से होगी। इसके साथ एसोसिएट होता है पैर में सूजन आना, बेहोशी आ जाना, या धक 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 धड़कन, जिसे हम एरिथमियाज या पैल्पिटेशंस बोलते हैं। तो हार्ट के सिम्टम्स अगर पेशेंट समझे तो बहुत कॉमनली ये जो देखते हैं हम लोग कि पेशेंट गैस समझ के बहुत लेट आता है इमरजेंसी में, और कई बार इमरजेंसी में इतना लेट आता है, इनो पी रहा है, डाइजीन पी रहा है, पेंटोसिड खा रहा है, और एक एक दिन 2-2 दिन उसने गैस समझ के निकाल दिया। अल्टीमेटली वो इतना सिक आता है इमरजेंसी में कि हम उसे बचा नहीं पाते। तो आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ जनता को कि हार्ट के कार्डिनल सिम्टम्स तो इम्पोर्टेंट है, बट अगर एटिपिकल सिम्टम्स ही आपको गैस भी लगती है तो आप ये गैस मान के ही भले इमरजेंसी आ जाए और चेकअप करा लें, और गैस ही निकलती है तो शांतिपूर्वक वापस चले जाएं। बाकायदा इसके कि गैस सोच के घर बैठे हैं और 2 दिन बाद वो निकला हार्ट अटैक। तो हार्ट के 4-5 जो कार्डिनल सिम्टम्स, फिर से रिपीट करता हूँ, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, और धड़कन आगे पीछे होके बेहोश हो जाना, ये 5 हार्ट के कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, तो ये लक्षण जो डॉक्टर असित जी बता रहे हैं, अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ऐसे में आप घरेलू उपचार तो बिल्कुल भी ना करें, बल्कि डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर भरत जी के पास में जाना चाहूंगी। डॉक्टर भरत जी, असित जी ने जिस तरीके से सिम्टम्स बताए कि ये जो 5 अलग अलग सिम्टम्स नजर आते हैं, तो ऐसे में हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। लेकिन कई दफा हम ये भी देखते हैं कि घर में अगर इस तरह की तकलीफ हमें होती है तो हम पास के मेडिकल स्टोर में जाते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं और कुछ मेडिसिन ले लेते हैं कि हमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हम करते हैं तो ये कितना खतरनाक हमारे दिल के लिए हो सकता है। अब देखिए, जैसे डॉक्टर असित ने बताया कि जो कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे छाती में भारीपन, ऐसे लगता होगा जैसे किसी ने वजन रख दिया है, और हाथों में जाने वाला पेन, जबड़े में पेन, ये सब कार्डिनल सिम्टम्स है। ये याद रखिएगा। आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, हार्ट के पेन ऐसे पेन होते हैं जो कि आदमी को दहला देता है। जो पेन मरीज मिस करता है वो एटिपिकल चेस्ट पेन है, जो कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। वो है एसिडिटी वाला पेन और गैस वाला पेन। ये होता क्यों है ये भी समझिए। हार्ट में 3 मेन नसें होती है। एक सामने चलती है जिसको एलएडी कहते हैं, एक पीछे चलती है जिसको सर्कमफ्लेक्स कहते हैं, और एक दाईं साइड चलती है जिसको राइट कॉर्नरी कहते हैं। वो हार्ट की नीचे वाली मसल्स को खून सप्लाई करती है, और ये नीचे वाली मसल्स जो है वो डायफ्राम पे रहती हैं, और इसका रेफर्ड पेन स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। तो इसीलिए मैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, 10 में से 3 एंजियो देखता हूं जिनको कि पुराना हार्ट अटैक हो रखा है राइट साइड वाला, और उनसे पूछिए तो कहते साहब एसिडिटी हुई थी। तो जैसे डॉक्टर असित ने बताया, एसिडिटी का सिम्टम कभी भी मिस नहीं करना है। और ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2 तरह के हार्ट अटैक होते हैं, एक जिसमें ईसीजी नॉर्मल होता है और एक जिसमें ईसीजी अबनॉर्मल होता है। तो कभी भी अगर चेस्ट पेन हो और आप केवल डॉक्टर आपका फिजिशियन केवल ईसीजी कहे, तो आप कहिए उनसे, नहीं साहब हमको एक और ब्लड जांच करवाइए जिसको कि हम ट्रोपोनिन आई कहते हैं। क्योंकि जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होता है, जिसमें कि ईसीजी नॉर्मल होता है, उसकी डायग्नोसिस ट्रोपोनिन आई से ही होती है। और इसीलिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इन सब जांचों से मरीज की नस एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में खोल दी जाए 2 घंटे के अंदर से 6 घंटे के अंदर, तो मरीज की नसों में खून का प्रवाह फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है और कोई पेशियों का लॉस नहीं होता है। जब मसल लॉस नहीं होता है तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है और हार्ट का फंक्शन है वो भी इंटैक्ट रहता है। इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग कहते हैं। ये बहुत अहम चीज है जो जनता तक पहुंचनी है। चलिए कंचन जी का रुख करते। कंचन जी,
आज के समय में देखा जाए तो स्मोक करना, ड्रिंकिंग करना बहुत आम हो गया है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं कई दफ़ा वो थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते हैं कि चलिए एक दो दिन की बात है, या ओकेजनली हमने स्मोक कर लिया या फिर हमने ड्रिंक कर लिया। ये कितना खतरनाक हो सकता है और किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? कंचन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए कंचन जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आसिफ जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। आसिफ जी, आज के समय में हम ये भी देखते हैं जैसे कि कहा जाता है कि अपने आप को थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस हमने देखे हैं कि जहाँ पर जिम करते वक्त ही लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। जो फिटनेस फ्रीक होते हैं वो भी हार्ट अटैक के शिकार हुए, उनकी भी मौत हुई है। तो ये कैसे हो जाता है? जी, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये अवेयरनेस तो बहुत आ चुकी है कि एक्सरसाइज जरूरी है, और बहुत टाइम से सब जानते हैं ये कि 45 मिनट्स और एक्सरसाइज और रनिंग जॉगिंग सब अच्छा है। अब ये हो गया है कि अति हो गई है। लोग बिना पूछे, बिना टेस्ट कराए, बिना डॉक्टर से पूछे चेकअप कराए बेधड़ल्ले टीएमटी चढ़ रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, आयरन मैन और मैराथन कर रहे हैं, और हेप्टाथलन्स कर रहे हैं, और पता नहीं जाने क्या क्या कर रहे हैं, जो कि उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो रेगुलर एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं एज कार्डियोलॉजिस्ट इज सेफ फॉर 90% ऑफ द पॉपुलेशन। फर्स्ट थिंग, 10% ऑफ ऐसी पॉपुलेशन होगी जिसको बिना डॉक्टर को दिखाए, पूछे, ईसीजी कराए और मेनी टाइम्स इकोकार्डियोग्राफी, बिकॉज साइलेंट बीमारियां होती हैं, कार्डियोमायोपैथीज लाइक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जेनेटिक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, और ऐसी कई सारी इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं। जैसे आपने फुटबॉल में देखा होगा, बड़े फिट फुटबॉलर खेलते खेलते गिर गए, तो इन लोग के चेकअप्स जरूरी होने चाहिए बिफोर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ अनयूजुअल एक्सरसाइज लाइक ट्रेडमिल और हाइकिंग और मैराथन। तो जो भी व्यक्ति हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एक एक्सरसाइज रेजिमेंट में जाना चाहते हैं, जो कि आपको जाना चाहिए, तो उससे पहले आपने अपने डॉक्टर के पास 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए। अपनी फैमिली हिस्ट्री बताइए, अपने बारे में बताइए, आपके एडिक्शन के बारे में बताइए, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, आपकी पास्ट हिस्ट्री में कि आपको कोरोना हुआ था, नहीं हुआ था, कितना तीव्र कोरोना हुआ था, आपकी वैक्सीनेशन हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में सडन डेथ की हिस्ट्री, एरिथमियाज की हिस्ट्री, पेसमेकर लगने की हिस्ट्री, आपकी खुद की अपनी मेडिकल हिस्ट्री, ये सब पता करके 1-2 बेसिक चेकअप करने के बाद ही आपको एक एक्सरसाइज रेजिमेंट में जाना चाहिए। Even if you are a child or even if you are a small boy and you go to the gym. दूसरी चीज, जिम में जाना ठीक है, आपने चेकअप करा लिया, जिम में गए, उसके बाद जो जिम्स में और ओपन ऐसे शॉप्स में जो प्रोटीन शेक्स मिलते हैं, प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स मिलती हैं, हेल्थ शेक्स मिलते हैं, प्लीज उनका सेवन ना करें। आज की तारीख में भी मेरे आईसीयू में कम से कम 2 ऐसे लड़के हैं जो जिम्स करते हैं। एक ने तो 200 किलो उठाए हुए हैं, और उनके सडन राइट हार्ट डायलिटेशन, किडनी फेलियर एंड एक्सट्रीम हाइपरटेंशन, ये सब देखा क्योंकि वो लोग विश्वास करके जिम इंस्ट्रक्टर का या किसी अपने दोस्त का प्रोटीन के पाउडर के डिब्बे बड़े सुंदर सुनहरे सुनहरे देखने में अच्छे लगते हैं वो जिम, और वो खाने से इनको प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज सुपरवाइज एक्सरसाइज में जाएं, और एक्सरसाइज भी सुपरवाइज्ड तरीके से ही तो देखिए, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस फ्रीक है, उनको किन बातों का ध्यान रखना है, ये आसिफ जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। इसको भी आप लोग जो देख रहे हैं, जो फिटनेस फ्रीक है, वो इसे नोट कर लीजिए। कंचन जी के पास चलते। कंचन जी, आज के समय में हमने कई जगह से ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर बच्चों की भी हार्ट अटैक से मौत हुई है। बच्चों की अगर बात की जाए तो आखिर खान पान में कहाँ दिक्कत हुई है? क्या ये एक वजह हो सकती है कि बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं, और ये बहुत ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है आजकल के पेरेंट्स को कि वो जिस तरीके से अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, आप खुद भी देखेंगे तो कहेंगे कि ये क्या, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना शुगर, इतना ज्यादा ओवरलोडेड अमाउंट में, और न्यूट्रिशन के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। जब मैं देखती हूँ किसी पार्टीज में या किसी ऐसी जगह पे फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स इतनी ज्यादा तादाद पे खाए जा रहे हैं, पोर्शन साइज ही बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतनी मात्रा में फ्रेंच फ्राइज, इतनी मात्रा में 2-3 बर्गर्स एक साथ बच्चे खा जाते हैं।
न्यूट्रिशन के नाम पे हम उन्हें कुछ नहीं देते। क्या हम उन्हें कुछ रागी का चीला नहीं बना के दे सकते? क्या हम उन्हें कुछ मंडुए का इडली नहीं बना के दे सकते? या हम उन्हें कोई सत्तू घोल के नहीं दे सकते? लेकिन हम खुद अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं। हम खुद उन्हें कहते हैं कि कुछ नहीं, पी लो बच्चा, ये लो आप पैकेट वाला जूस पी लो, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सबको ही अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या हम बच्चों की डाइट में थोड़े से नट्स, थोड़े से सीड्स ऐड नहीं कर सकते? लेकिन माँ बाप को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो बच्चों को अच्छा टिफिन नहीं देंगे, केवल बच्चों को खुश करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, अच्छा खान पान देना, ये हमारी मुख्य जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे कि आप बता रहे हैं फ्लैक्स सीड्स, तो क्या अलसी के लड्डू बना दीजिए बच्चों को। जैसे कि आप ही बता रहे हैं बादाम, अखरोट, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, जो हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो क्या इसी का मेवा खिला दीजिए बच्चों को, तो बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन और पोषण दोनों अच्छी मात्रा में आएगा। तो चलिए, बच्चों से जुड़ा हुआ, चूंकि आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, इतने अच्छे टिप्स बताए, तो भरत जी से सवाल बच्चों से जुड़ा हुआ ही था। भरत जी, आपसे भी मैं अच्छे से समझना चाहूँगी, क्या आपने इस तरह के केसेस देखे हैं, फेस किए हैं कि बच्चों को जो हार्ट अटैक आते हैं उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, और अगर बच्चों को हार्ट अटैक आता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर प्रैक्टिकल मीनिंग बच्चों का लें तो जो पीरियडिक एज खत्म हो जाती है 15 से 16 साल पे। देखिए, ऐसा है 16 साल के अंदर कोई बेसिक हार्ट अटैक्स होते नहीं है, लेकिन ये जरूर देखा गया है कि जैसे डॉक्टर असित ने बताया कि ये जो मतलब जो एवरेज एज से पहले जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इसका कारण लोगों को समझना चाहिए। देखिए, एक बच्चे होते हैं जो बचपन से स्पोर्ट्समैन होते हैं। हार्ट के अंदर जब पेशियों को खून मिलता है, वो हार्ट की जो 2 बीट्स होती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में रिलैक्स्ड फेज में खून जाता है। इसलिए जब भी बच्चे बचपन से खेलते चले आ रहे हैं तो इनकी हार्ट रेट कम होगा, इनकी पल्स रेट कम होगी, एथलीट्स की पल्स रेट कम होती है। अब आपने ये सडन एक्सरसाइज करनी चालू कर दी और सडन जिम करना चालू कर दिया, मैराथन करना चालू कर दिया, तो आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी में हार्ट रेट बढ़ जाएगा। देखिए, एक बड़ा मूल चीज है, हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को यह मालूम होना चाहिए कि हम अपने हार्ट को कहां तक स्ट्रेस करें। इसके लिए एक बड़ा बेसिक छोटा सा फॉर्मूला है, 220 माइनस एज। मतलब आपकी खुद की उम्र माइनस को 220 से माइनस करिए, तो मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है, तो 220 माइनस 40 मतलब आपका हार्ट 180 हार्ट रेट तक परेशान नहीं करेगा आप। इसको कहते हैं टारगेट हार्ट रेट। तो टारगेट हार्ट रेट के 80% तक पहुंचना, मतलब अगर इस एग्जाम्पल में 180, तो मतलब 170-165 के हार्ट रेट तक आपको कुछ नहीं होगा। तो अगर आप कोई नए लोग जो जिंदगी में जिन्होंने कभी एक्सरसाइज या रनिंग नहीं करी है, तो अगर आप रनिंग कर रहे हो तो ये देखो कि आप टारगेट हार्ट रेट रीच कर गए 80%, तो उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर धीरे हो जाइए। जहां तक बच्चों का आपका प्रश्न था, देखिए, कोविड वैक्सीनेशन के बाद एक चीज जरूर हुई है, और वो हुई है वीनस थ्रोम्बोसिस। मतलब जो धमनियों की नस है उसमें ब्लॉकेजेस होने चालू ज्यादा हुए। इसलिए जब भी कोविड की वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों को एस्पिरिन खाना पड़ा, जिससे कि इनके खून के जो खून हृदय के दाएं तरफ वापस आता है उसमें ब्लॉकेजेस ना हो। तो ये चीज तो जरूर देखी गई है। और बहुत से ऐसे, मैंने खुद, क्योंकि मैं 21 साल से बैंगलोर में था, लखनऊ अपोलो आने से पहले, मैंने देखा है कि यंग लड़के जो कि बैंगलोर में काम कर रहे थे अब लखनऊ में फंसे हुए हैं, 20-20, 22-22 साल के, जिनके की पैरों की नसों में ब्लॉकेजेस हुए, और इसके लिए लॉन्ग टर्म दवाई चलती है, 3 मंथ्स से 6 मंथ्स तक,
और काफी क्योर भी हो गए। चलिए आशीष जी से एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, समय कम है। आशीष जी देखिए, जिनको एक बार हार्ट अटैक आ जाता है, जिनको जीवन भी मिल जाता है, बच जाते हैं, उनको दोबारा से हार्ट अटैक की कितनी संभावना होती है और उनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए? जी, इम्पोर्टेंट सवाल। दो तरीके से, एक तो हो गया हार्ट अटैक हुआ, ठीक होके अभी घर पहुंचे ताजा नए, तो प्लीज रिमेंबर दैट दी highest risk for repeat heart attack is in the first few days, then lesser risk in the next few weeks, and then lesser risk in the next few months. पहले 3 दिन सबसे ज्यादा खतरा रहता है, फिर अगले 3 से 6 हफ्ते, और फिर अगले 3 से 6 महीने। तो सबसे ज्यादा केयरफुल जो होना है वो पहले 3 दिन होना है, फिर धीरे धीरे अपना वर्क और एक्सर्शन और स्ट्रेस और काम लोड उठाना बढ़ाना है, और 6 महीने के बाद ही आपको लगने चाहिए कि अब मैं पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, और अब आप अपनी एक्सर्शन को, इफ यू आर फिट एंड एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर, देन यू कैन गो बैक टू दी ओरिजिनल जो प्री हार्ट अटैक वाला लेवल था उस पे जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। आपका सवाल का पार्ट ये भी था कि लॉन्ग टर्म क्या केयर करनी है। देखिए, लॉन्ग टर्म में इन पेशेंट्स को, जो हार्ट पेशेंट है और जो हार्ट पेशेंट्स नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क रखना नहीं चाहिए। इन पेशेंट्स में सिर्फ फर्क ये है कि इनको अपनी दवाइयों का और देन रेगुलर चेकअप एंड फॉलोअप का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि समय समय पर फॉलोअप का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो देखिए, चूंकि ये दिल का मामला है, तो जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे थे, हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे साथ जुड़े थे, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ कंचन जी जुड़ी थी, बड़ी अच्छे टिप्स उन्होंने दिए कि किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है ताकि आप अपने दिल को मजबूत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।